अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TVL कोचिंग। इस वीडियो में हम क्लास 12 जीव विज्ञान पाठ 2 जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इस वीडियो का यह 8वां वीडियो है। लगातार हम आपके लिए 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इस 8वें वीडियो में हम चाहेंगे इस पाठ को ख़त्म कर देने के लिए, तो आप लगातार इस वीडियो पर बने रहिए और इस वीडियो से लाभ उठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे इस पॉइंट में, इस वीडियो में हमको पढ़ना क्या है, इस वीडियो में हमको आखिर पढ़ना क्या है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे, निषेचन के बाद फूल में होने वाले बदलाव। निषेचन के बारे में हम जान चुके हैं कि निषेचन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है। तो निषेचन में होता क्या है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक का मिलना ही निषेचन कहलाता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संयुग्मन ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। निषेचन में क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक, जीव जंतु की बात करें तो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का मिलना ही निषेचन कहलाता है। और यदि पेड़ पौधों की बात करें तो नर युग्मक पुंकेसर और मादा युग्मक स्त्री केसर का मिलना ही निषेचन कहलाता है। ठीक है, नर युग्मक पुंकेसर तथा मादा युग्मक स्त्री केसर का मिलना ही निषेचन कहलाता है। यदि पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधों में हम पुंकेसर और स्त्री केसर को मिलाएंगे और इसी मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, निषेचन। और निषेचन के बाद ना जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, जो युग्मक होते हैं वह अगुणित होते हैं और दोनों जब मिल करके जाइगोट बनता है तो युग्मनज जो होते हैं द्विगुणित होते हैं। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक का मिलना ही निषेचन कहलाता है। तो सवाल पूछ रहा है कि निषेचन के बाद फूल में क्या क्या बदलाव होगा उसके बारे में बताइए। तो देखिए ध्यान से, निषेचन के बाद फूल में कई तरह के बदलाव होंगे। जैसे फर्स्ट में बाह्य दल पुंज गिर जाएगा। अधिकांश फूल का निषेचन के प्रक्रिया के बाद दलपुंज जो होगा ना, बाह्य दलपुंज वह गिर जाएगा, लेकिन कुछ फल के साथ जुड़े होते हैं जैसे टमाटर, मिर्च, बैगन। बैगन को आप देखिएगा तो यही क्या है, यही जो है हमारा दलपुंज है, बाहरी दलपुंज है और यही जो है ना बैगन में जुड़ा ही रहता है। ठीक है, लेकिन अधिकांश फूल में क्या होते हैं, जब उसमें निषेचन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो उसका बाह्य दलपुंज क्या हो जाता है, गिर जाता है। लेकिन कुछ पौधे जैसे टमाटर, मिर्चा, बैगन, टमाटर, मिर्चा और बैगन का जो होता है बाह्य दलपुंज जो होता है फल से सटा हुआ ही रहता है। जैसे मैं आप इस चित्र को देख सकते हैं, ये बैगन है और यही क्या है, बाह्य दलपुंज। क्या यह बाह्य दलपुंज गिरा है, नहीं गिरा है, यह फल से ही, वेजिटेबल से ही सटा हुआ है। देखिए ध्यान से। इसी तरह आप मिर्च को भी देखिएगा तो कुछ मिर्च में भी इसी तरह का होता है, इस तरह मिर्च होता है। और मिर्च में भी क्या है, बाह्य दलपुंज फल से संपर्क बनाए हुए है। ठीक है, तो अधिकांश पौधों में जब फूल में निषेचन की प्रक्रिया होती है तो बाह्य दलपुंज गिर के झड़ जाता है। लेकिन कुछ फूल में जैसे बैगन में, मिर्च में और टमाटर में जो होता है बाह्य दलपुंज झड़ता नहीं है, वो फल से चिपका हुआ ही रहता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा। दूसरा पॉइंट क्या है, दलपुंज भी गिर जाते हैं, फूल के दलपुंज भी गिर जाते हैं। कब गिरते हैं, तो निषेचन की प्रक्रिया के बाद। यदि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको बनाना होगा, पूछेगा सवाल कि किस प्रक्रिया के बाद फूल का बाह्य दलपुंज गिर जाता है, तो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है, निषेचन की प्रक्रिया के बाद बाह्य दलपुंज भी झड़ जाता है, दलपुंज भी झड़ जाता है। तीसरा पुमंग भी झड़ जाता है। चौथा वत्रिकाग्र भी झड़ जाता है। पांचवा वत्रिका भी झड़ जाता है।
और छठा ध्यान से देखिए, अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप अंडाशय जो होता है फल में परिवर्तित होता है और बीजांड जो होता है बीज में परिवर्तित होता है। तो यदि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आए कि निषेचन के बाद फूल में होने वाले बदलाव बताइए, तो आपको यही बतलाना होगा। फर्स्ट में क्या लिखिएगा, निषेचन के बाद फूल में नाना प्रकार के बदलाव होते हैं। फर्स्ट में बाह्य दलपुंज झड़ जाता है, लेकिन कुछ बाह्य दलपुंज जो होता है फल से सटा हुआ ही रहता है। सेकंड में दलपुंज भी झड़ जाता है, पुमांग भी झड़ जाता है, वत्रिकाग्र भी झड़ जाता है, वत्रिका भी झड़ जाता है। अंडाशय फल में परिवर्तित होता है, बीजांड बीज में परिवर्तित होता है और यही बदलाव फूल में होता है निषेचन की प्रक्रिया के बाद। ठीक है, अगला पॉइंट है कुछ इसी तरह, निषेचन के बाद बीजांड में बदलाव बताना है। इसके ऊपर वाला पॉइंट में हमने निषेचन के बाद फूल में होने वाले बदलाव बताएं, लेकिन इसमें हमको बताना क्या है, निषेचन के बाद बीजांड में होने वाले बदलाव। निषेचन की प्रक्रिया को आपको याद रखना पड़ेगा। नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संयुग्मन ही, मिलना ही निषेचन कहलाता है। ठीक है, ठीक है। निषेचन के बाद भी बीजांड में कई तरह के बदलाव होते हैं। फर्स्ट में बीज का बाहरी आवरण, जिसको हम बाह्य अध्यावरण कहेंगे, वह जो होगा बीज चोल में परिवर्तित होता है। याद रखिएगा, जब बीज में निषेचन की प्रक्रिया होती है, समाप्त होती है, उसके बाद क्या होता है, बाह्य अध्यावरण जो होता है बीज चोल में परिवर्तित होता है। बीज का ऊपरी जो छिलका होता है उसे ही हम बीज चोल कहते हैं और यह बीज को निश्चित आकार देता है और उसको सुरक्षित भी रखता है। कौन? तो बीज चोल। दूसरा है अंतः अध्यावरण, बीज के अंतः कवच का निर्माण करता है। निषेचन के प्रक्रिया के बाद जो अंतः अध्यावरण होता है बीज में, वह अंतः कवच का निर्माण करता है। तो तीसरा है बीजांड वृंत नष्ट हो जाते हैं। निषेचन की प्रक्रिया के बाद जो बीजांड वृंत होते हैं फूल में, वह क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। चौथा है बीजांड काय भी नष्ट हो जाता है। तो इस तरह कुछ निषेचन की प्रक्रिया के बाद बीज में बदलाव होता है। ठीक है, बीजांड में बदलाव होता है। अब हम अगला तीसरा पॉइंट देखेंगे, निषेचन के बाद भ्रूण कोश में होने वाला बदलाव। हमने अभी पढ़ा निषेचन के बाद फूल में होने वाले बदलाव, फिर निषेचन के बाद बीज में होने वाले बदलाव, और अब हम पढ़ रहे हैं निषेचन के बाद भ्रूण कोश में होने वाले बदलाव। तो आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट में क्या है, प्रतिमुख कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। किस प्रक्रिया के बाद भ्रूण कोश की प्रतिमुख कोशिकाएं नष्ट हो जाती है? तो निषेचन की प्रक्रिया के बाद। इस बात को आपको याद रखना होगा। जब भी निषेचन की प्रक्रिया फूल में होती है तो उसका भ्रूण कोश जो होता है उसमें मौजूद प्रतिमुख कोशिकाएं जो होती है वो नष्ट हो जाती है। सेकंड में इगुमनज यानी जाइगोट भ्रूण में परिवर्तित होता है। निषेचन की प्रक्रिया के बाद जो भ्रूण कोश होता है वह भ्रूण में परिवर्तित होता है। ठीक है, उसका जो युग्मनज होता है, जाइगोट जो होता है, वह भ्रूण में परिवर्तित होता है। और भ्रूण का हम लिंग निर्धारण यानी लिंग का जांच कर सकते हैं, यह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, लेकिन यह पौधों में संभव नहीं है। यह हम जीवों में जांच कर सकते हैं। तीसरा है भ्रूणपोष केंद्रक भ्रूणपोष में परिवर्तित होते हैं। निषेचन की प्रक्रिया के बाद भ्रूणपोष जो केंद्रक होते हैं वह भ्रूणपोष में परिवर्तित होते हैं। चौथा है सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। जो भ्रूण कोश में सहायक कोशिकाएं होती है वे सभी निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे असंगजनता। असंगजनता कुछ पौधों में युग्मक संलयन यानी निषेचन या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता है, फिर भी नए पौधों की उत्पत्ति हो जाती है। इसी प्रक्रिया को हम असंगजनन
या असंजनता कहते हैं। यह भी एक अलैंगिक जनन का ही प्रकार है और असंजनता को दो भागों में बांटा गया है। ध्यान से सुनिए, असंजनता क्या है। कुछ पौधों में क्या होता है कि निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, फिर भी नए पौधे का निर्माण हो जाता है। कुछ पौधों में निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता ही नहीं है। अब मिलता नहीं है फिर भी क्या होता है, उस पौधा में नए पौधा की उत्पत्ति हो जाती है। इसे ही हम असंजनता कहते हैं। नहीं, जैसे यह तो वही बात हुआ, हम खाना भी नहीं खाएं और पेट भर गया। हम खाना भी नहीं खाएं और पेट भी भर गया। यह वही बात है कि कुछ पौधों में निषेचन के बिना ही नए पौधों का निर्माण होना ही असंजनता कहलाता है। और असंजनता भी एक अलैंगिक जनन का ही प्रकार है और असंजनता को दो भागों में बांटा गया। असंजनता, आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से एक बार और सुनिए। कुछ पौधों में निषेचन की प्रक्रिया के बिना ही नए पौधों का निर्माण होना ही असंजनता कहलाता है। इसे दो भागों में बांटा गया है। असंजनता को दो भागों में बांटा गया है। पहला है कायिक जनन। कायिक जनन को हम कायिक प्रवर्धन भी कह सकते हैं। पहले पाठ में इस पॉइंट का अध्ययन करना था। दूसरा का नाम है अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता। आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में ही आंसर है। हमारी बातों को सुनिए और इन सभी को छोड़ना नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए वीडियो का और सबको नोट कीजिए यदि आपको बेहतर बायोलॉजी का तैयारी करना है तो। पहला है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। कुछ पौधों में बीज के अलावा जड़, तना और पत्ती से नए पौधों का निर्माण ही कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक जनन क्या है, तो कुछ पौधों में क्या होता है, कुछ पौधों में बीज के बिना ही, बीज को छोड़ दीजिए, बीज के अलावा ही जड़, तना और पत्ती से यदि नए पौधा का निर्माण होता है तो इसे ही हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन, ठीक है। तो वैसे पौधों का अब हम नाम देखेंगे जिसमें बीज के अलावा ही नए पौधे का निर्माण होता है। जैसे में गन्ना का जो होता है वह मेरी काट कर ही उसको बोया जाता है। उसमें आँख देखा जाता है और आँख के अनुसार काट करके गन्ना को बोया जाता है, ठीक है। तो गन्ना क्या है? कायिक प्रवर्धन वाला पौधा है, क्योंकि इसमें बीज के बिना ही नए पौधों का निर्माण हो जाता है तना को काटने से। आलू भी है। आलू को आप जड़ मत समझिएगा। आलू क्या है? तो एक तना का रूपांतरण है। आलू जड़ नहीं है। आलू का हम आँख देखते काटते हैं और बोते हैं। बराइफिलम को हम पत्थर चट्टा भी कहते हैं। यह एक अद्भुत पौधा है। यदि इसका पत्ती को आप जमीन पर रख दीजिएगा और पानी चारों तरफ से गिरा दीजिएगा, कुछ देर के बाद जाकर देखिएगा ना, तो इस पत्ती के अगल बगल से पौधा दिखाई देगा। मतलब ये पत्ती नहीं बीज है, मतलब पत्ती भी है और बीज का काम भी करती है। बराइफिलम एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्ती से नए पौधों का निर्माण होता है। बराइफिलम एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्ती से नए पौधों का निर्माण होता है। बराइफिलम को हम पत्थर चट्टा भी कहते हैं। कांदा हो गया, अंगूर हो गया, परवल हो गया, इस तरह बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसमें कायिक प्रवर्धन होता है, कायिक जनन होता है। उन पौधों में बीज के बिना ही नए पौधों का निर्माण जड़, तना और पत्ती से हो जाता है, ठीक है। मनी प्लांट भी इसका उदाहरण होगा, शकरकंद भी होगा, बहुत सारा उदाहरण होगा कायिक जनन का, कायिक प्रवर्धन का। और ऑब्जेक्टिव में पूछता है इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन वाला पौधा है, तो आपको उस पौधा पर टिक लगाना होगा जिस पौधा में नए पौधों का निर्माण बीज के अलावा जड़, तना और पत्ती से होता है। अगला पॉइंट है हमारा अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता, देखिए ये तीनों का तीनों जो है ना अनिषेक करके ही है। एक है अनिषेक बीजता, एक है अनिषेक फलन और एक है अनिषेक जनन। ध्यान से देखिएगा तो तीनों का सवाल में ही जवाब है अनिषेक बीजता, फिर अनिषेक फलन, फिर अनिषेक
जनन। ध्यान से देखिए, निषेचन के बिना ही यदि किसी पौधा में बीज का निर्माण होता है तो उसे हम अनिषेक बीजता कहेंगे। आगे बढ़िए, निषेचन के बिना ही यदि किसी पौधा में फल का निर्माण होता है तो उसे अनिषेक फलन कहेंगे। और यदि किसी जीव में निषेचन के बिना ही नए संतान की उत्पत्ति होती है तो उसे हम अनिषेक जनन कहेंगे। तो बीजता में बीज है, फलन में फल है और जनन में क्या है, संतान है। तो निषेचन के बिना ही फल का निर्माण अनिषेक फलन कहलाता है, निषेचन के बिना ही बीज का निर्माण अनिषेक बीजता कहलाता है, और निषेचन के बिना ही किसी जीव का निर्माण, किसी जीव का जन्म अनिषेक जनन कहलाता है। सबसे पहले हम देखेंगे अनिषेक बीजता के बारे में। किसी पौधा में निषेचन के बिना ही बीज का निर्माण अनिषेक बीजता कहलाता है। जैसे नींबू, आम, संतरा, प्याज, ये चारों के चारों जो पौधा है, चारों के चारों जो है अनिषेक बीजता में आएगा, क्योंकि नींबू, आम, संतरा और प्याज में निषेचन के बिना ही बीज का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को अनिषेक बीजता कहेंगे और इस तरह के बीज को हम अनिषेक बीज कहेंगे। तो इनमें से कौन अनिषेक बीज है? तो नींबू, आम, संतरा और प्याज पर आपको टिक करना होगा, क्योंकि ये चारों जो पौधा है इसमें निषेचन के बिना ही बीज का निर्माण हो जाता है। ठीक है, निषेचन के बिना ही बीज का निर्माण हो जाता है। अगला पॉइंट है अनिषेक फलन। किसी पौधा में निषेचन के बिना ही फल का निर्माण अनिषेक फलन कहलाता है, और इस प्रकार के फल को अनिषेक फल कहते हैं। और ये फल जो होते हैं बीज रहित होते हैं। बीज रहित का मतलब क्या? इसमें बीज का अभाव होता है, बीज नहीं होता है। बीज सहित का मतलब बीज है और बीज रहित का मतलब बीज नहीं है। तो किसी पौधा में निषेचन के बिना ही फल का निर्माण अनिषेक फलन कहलाता है, और इसमें जो फल आता है उस फल को हम अनिषेक फल कहते हैं। और ये फल जो होते हैं बीज रहित होते हैं, यानी इसमें बीज का अभाव होता है। बीज का अभाव होता है, जैसे केला, अंगूर, अनानास। केला, अंगूर, अनानास जो है अनिषेक फल है और इसमें अनिषेक फलन नामक प्रक्रिया होती है। कुछ अंगूर में बीज होता है, तो बिना बीज वाला हम अंगूर का बात कर रहे हैं। अगला इसी तरह का पॉइंट है अनिषेक जनन। तो निषेचन के बिना ही जीव का जन्म अनिषेक जनन कहलाता है। अगला पॉइंट है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता क्या है? क्वेश्चन में ही आंसर है बहुभ्रूणता, यानी भ्रूण की जो संख्या होगी फूल में एक से अधिक होगी। किसी बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना ही बहुभ्रूणता कहलाता है। किसी बीज में यदि एक से अधिक भ्रूण होगा ना, तो इसी प्रक्रिया को हम बहुभ्रूणता कहेंगे। बहुभ्रूणता में एक से अधिक भ्रूण होंगे, और भ्रूण कहाँ होता है? तो बीजांड यानी बीज में होता है। ठीक है, इसकी खोज यानी बहुभ्रूणता की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहोएक। बहुभ्रूणता की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहोएक नामक वैज्ञानिक ने 1791 ईस्वी में संतरे के बीज में की थी। इन्होंने अपना प्रयोग यदि संतरा के बीज पर किया था। सर्वप्रथम 1791 ईस्वी में ल्यूवेनहोएक नामक वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग संतरा के बीज पर किया, तो इन्होंने बहुभ्रूणता का खोज कर दिया। ल्यूवेनहोएक नामक वैज्ञानिक ने बहुभ्रूणता की खोज की, प्लस में इन्होंने ही माइक्रोस्कोप का खोज किया, प्लस इन्होंने ही सर्वप्रथम जीवाणु को देखा था। जीवाणु की भी खोज ल्यूवेनहोएक नामक ही वैज्ञानिक ने ही किया था। ठीक है, तो ल्यूवेनहोएक नामक वैज्ञानिक ने बहुभ्रूणता की खोज की, ल्यूवेनहोएक नामक वैज्ञानिक ने माइक्रोस्कोप की खोज की, ल्यूवेनहोएक नामक वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया मतलब जीवाणु की खोज की। ठीक है,
1791 ईस्वी में संतरे के बीज में की थी। यह अनावृत बीजी पौधों में अधिकांश लेकिन आवृत बीजी पौधा में काफ़ी कम होता है। यानी भ्रूण की संख्या अनावृत बीजी पौधा में बहुत अधिक होती है और आवृत बीजी पौधा में बहुत कम होती है। अनावृत बीजी का मतलब ना आवश्यकता से अधिक बीज होंगे, बहुत बीज होता है। तो जब बीजों की संख्या अधिक है तो भ्रूण की संख्या भी अधिक होगा, और जब बीज की संख्या कम है तो भ्रूण की संख्या भी कम होगा। इसलिए अनावृत बीजी पौधा में भ्रूण की संख्या अधिक होती है और आवृत बीजी पौधा में भ्रूण की संख्या कम होती है। बहुत ही भ्रूणों की उत्पत्ति होती है लेकिन एक ही भ्रूण पीढ़ी को बढ़ाता है। ऐसे तो बहुत बीजों में बहुत भ्रूणों की उत्पत्ति होती है लेकिन उनमें से एक ही भ्रूण पीढ़ी दर पीढ़ी नई पीढ़ी को बढ़ाता है। बाकी सभी भ्रूण अपने आप नष्ट हो जाते हैं, उसमें से एक ही भ्रूण आगे बढ़ता है। लेकिन एक ही भ्रूण पीढ़ी को बढ़ाता है। बहुभ्रूणता के कई प्रकार हैं। हम पढ़ेंगे बहुभ्रूणता के प्रकार। तो बहुभ्रूणता के कई प्रकार है। पहला प्रकार का नाम है सरल बहुभ्रूणता, दूसरा है मिश्रित बहुभ्रूणता, तीसरा है विदलन बहुभ्रूणता और चौथा है अपस्थानिक बहुभ्रूणता। तो हम फर्स्ट में सरल बहुभ्रूणता के बारे में सर्वप्रथम जानेंगे। तो बीज में एक से अधिक भ्रूण कोष होते हैं। प्रत्येक से भ्रूण का निर्माण होता है और इसे ही हम सरल बहुभ्रूणता कहते हैं। और सरसों और नींबू जो है इसमें सरल बहुभ्रूणता होते हैं, क्योंकि इस बीज में एक से अधिक भ्रूण कोष होते हैं और प्रत्येक भ्रूण कोष से भ्रूण की उत्पत्ति होती है। दूसरा प्रकार है मिश्रित बहुभ्रूणता। इसमें एक से अधिक पराग नलिकाएं बीजांड में जाती है और इस तरह बनी द्विगुणित कोशिका से भ्रूण भी बनता है और इसे ही हम मिश्रित बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे में सजिटेरिया नामक पौधा, एलियम ओडेरम नामक पौधा में मिश्रित बहुभ्रूणता होता है। इसको आप ध्यान से देखिए, प्लस में कॉपी में नोट कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तीसरा है विदलन बहुभ्रूणता। क्या है? जब युग्मनज यानी जाइगोट दो या अधिक भाग में बढ़ता है, प्रत्येक भाग से भ्रूण उत्पन्न होता है, इसे ही विदलन बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे पाइनस निम्फिया और क्रोटोलेरिया नामक पौधा में विदलन बहुभ्रूणता होता है। लास्ट चौथा है अपस्थानिक बहुभ्रूणता। इसमें बीजांड के कई भाग जैसे सहायक कोशिका, प्रतिमुख कोशिका, बीजांड काय से भ्रूण की उत्पत्ति होती है। इसे ही हम अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहते हैं। यानी इसमें ना जो होता है सहायक कोशिका, प्रतिमुख कोशिका और बीजांड काय से भ्रूण की उत्पत्ति होती है। जैसे इसका उदाहरण होगा नींबू, संतरा, आम और मूंगफली जो होगा इसका उदाहरण होगा। अगला हम पढ़ेंगे पॉइंट लाभदायक परागकण। परागकण को हम लघु बीजाणु भी कहते हैं और परागकण की उत्पत्ति परागकोश से होती है, परागकोश के फटने से होती है। यहाँ हम देखेंगे लाभदायक परागकण आखिर है क्या। तो लाभदायक परागकण है तो इससे ज़रूर हमको कुछ ना कुछ फायदा होता होगा। तो ध्यान से देखिए, कुछ फूलों के परागकणों से कई तरह की दवाइयाँ, सप्लीमेंट, थकावट मिटाने वाली दवाएं, कार्य क्षमता बढ़ाने वाली दवाएं बनाई जाती है और ऐसे परागकण लाभदायक परागकण कहलाते हैं। मतलब बहुत सारे फूल के ऐसे परागकण हैं जिसका प्रयोग हम कई तरह की दवाइयाँ बनाने में करते हैं। विश्व युद्ध में जब हिटलर के सैनिक हार रहे थे तो हिटलर ने परागकण से बनी हुई दवाओं का सेवन अपने सैनिकों को कराया और आक्रमण किया। सभी सैनिकों ने उस युद्ध को जीत कर दिखा दिया हिटलर को। इस तरह परागकण से कुछ दवाइयाँ बनती है, वो क्या करती है, हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाती है, हमारी थकावट को दूर करती है। या फिर जो रेस में जो घोड़े दौड़ते हैं उन घोड़ों को भी परागकण से बनी टेबलेट यानी दवाई खिलाई जाती है ताकि उन लोगों का स्पीड आवश्यकता से अधिक बढ़ सके। अब अगला पॉइंट है पराग बैंक।
पराग बैंक, ब्लड बैंक, मनी बैंक तो होता ही है, पराग बैंक आपने पहली बार सुना होगा, सुनिए ध्यान से। संकर नस्ल के पौधों, संकर नस्ल के पौधा का मतलब क्या, समुन्नत किस्म के पौधों यानी हाइब्रिड, यानी अच्छा नस्ल का पौधा। संकर नस्ल के पौधों के फूलों के परागकणों को जहाँ संरक्षित किया जाता है उसे ही हम पराग बैंक कहते हैं। जहाँ पे हम अच्छे अच्छे पौधों के फूलों के परागकण को रखते हैं, यानी हैंड पोलिनेशन कराने के लिए, हस्त परागण कराने के लिए, उसे ही हम पराग बैंक कहते हैं। और इसे काफ़ी कम तापमान पर रखा जाता है। यदि हम परागकण को संरक्षित करना चाहते हैं तो उसे बहुत ही कम तापमान पर रखना होगा, तभी जाकर वो परागकण सही रहेगा, नहीं तो उसका जीवन अवधि खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अलग अलग पौधों के परागकणों के जीवन काल अलग अलग होता है। जैसे गेहूं और बाजरा के परागकण जो होते हैं उनका जीवन काल मात्र आधा घंटा का होता है, और वहीं सूर्यमुखी के परागकण का जो जीवन काल होता है वह कितना होता है, 3 घंटा। यदि गेहूं और बाजरा का परागकण आधा घंटा के अंदर में यदि किसी पौधा के फूल के, यदि किसी दूसरे गेहूं के पौधा के फूल के वह तरीका पर जाता है तो परागण हो सकता है, और यदि आधा घंटा के बाद जाएगा तो परागण नहीं होगा, क्योंकि वो जो होगा ना परागकण मर गया होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला पॉइंट, एलर्जी युक्त परागकण। एलर्जी युक्त परागकण, कुछ परागकण हमारे शरीर में जब प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर में कई तरह की एलर्जी की संभावनाएं होने लगती है, उसे ही हम एलर्जी युक्त परागकण कहते हैं। जैसे आप मक्का के खेत में जाइएगा तो धनहरा से जो पीला पीला पाउडर उड़ता है वह उड़ के आपके नाक में आएगा या त्वचा पर जाएगा, तो त्वचा में क्या होने लगेगी, खरोचन होने लगेगी, हम खुरचाने लगेंगे या छींक भी आएगी। ठीक है, तो उस परागकण को हम क्या बोलेंगे, एलर्जी युक्त परागकण। कुछ पौधों के फूल के परागकण वैसे होते हैं जो हमारे शरीर में जब जाते हैं ना तो हमारे शरीर में बेचैनी टाइप का होने लगता है, हमारा शरीर सही से काम नहीं करता है, छींक आने लगती है, खुजली उजली होने लगती है, उसे ही हम एलर्जी युक्त परागकण कहते हैं। इस तरह आपका दूसरा पाठ पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन क्लास 12 बायोलॉजी का ख़त्म हुआ। यदि आप तीसरा पार्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके लिए ज़रूर जल्दी, बहुत जल्दी ही तीसरा पार्ट का वीडियो लाएंगे। और अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। हम ऐसा ही आपके क्लास 12 का बायोलॉजी का हम संपूर्ण अध्ययन आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस थ्योरी के साथ कराएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।